इस वीडियो में हम देखेंगे क्रोमोसोम बेंडिंग, जो कि CUT PG में भी क्वेश्चन आ जाते हैं और गेट बी में तो आते ही हैं। तो देख लेते हैं। तो क्रोमोसोम बेंडिंग एक्चुअली में है क्या। अब हमारे जो ह्यूमन सेल्स की न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, उनको विजुअलाइज कैसे करें, उनको देखें कैसे। तो उस देखने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसे हम क्रोमोसोम बेंडिंग कहते हैं। बेंडिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो क्रोमोसोम में बैंड्स बना देता है। ठीक है। तो क्रोमोसोम से देखे जा सकते हैं। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि हाउ मैनी क्रोमोसोम आर इन अ सेल, एक सेल में कितने क्रोमोसोम हैं, उनका साइज़ क्या है, उनका शेप क्या है, ये सब कुछ विजुअलाइज किया जा सकता है। क्रोमोसोम बेंडिंग हम करते हैं, किससे करते हैं? डाई से। कुछ डाइज होती हैं जिससे हम रंग देते हैं क्रोमोसोम को, है ना। उससे क्या होता है कि डिफरेंट रीजन ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट तरीके के बैंड्स बना लेता है। बैंड्स देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये क्रोमोसोम है ना, तो यहाँ मान लो एक बैंड बन गया, ऐसा यहाँ एक बैंड बन गया। तो अलग अलग रीजन पर जैसे अलग अलग तरीके का बैंड बन जाता है। तो इन्हीं बैंड से हमें इसका शेप, साइज, सब कुछ, जीन वगैरह सब कुछ पता लग जाता है। ठीक है। तो फिर इससे हम कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी एक सेल के अंदर पूरा जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम वो पता लगा सकते हैं। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम कैरियोटाइप बोलते हैं, यानी कैरियोटाइप इसे डिटरमाइन किया जा सकता है। तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि भाई हमारी सेल में क्रोमोसोम कोई मिस तो नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम मिस होगा तो उसमें कलर नहीं आएगा, दिखेगा नहीं वो। ये डबल तो नहीं हो सकता है, क्रोमोसोम डबल हो गए तो डबल देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं क्रोमोसोम बेंडिंग से। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो मैंने लिया है ये पाथफाइंडर से, क्योंकि हम जानते हैं पाथफाइंडर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो जो मैंने बताया है वही है, इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है क्रोमोसोम बेंडिंग एक साइटोलॉजिकल प्रोसीजर है जिसमें डिफरेंशियल स्टेनिंग होता है क्रोमोसोम की। डिफरेंशियल स्टेनिंग यानी अलग अलग रीजन में अलग अलग बैंड्स बन रहे हैं। किसी स्टेनिंग यानी किसी में ज़्यादा कलर आ गया, किसी में कम कलर आ गया, इसे डिफरेंशियल बोलते हैं। डिफरेंट रीजन में डिफरेंट कलर आ गया एलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, यानी लेंथ वाइज। ठीक है। तो उसके बाद जो काम का है वो ये है कि बैंड्स शो हो जाते हैं। बैंड से हमें लोकेशन पता लगती है, क्रोमोसोम पर किस जीन की क्या लोकेशन है, ये बैंड से हमें पता लग जाता है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको दूसरी स्लाइड दिखाता हूँ। यहाँ आ जाते हैं हम। ठीक है। इसे हम नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं। मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से इसको देखना। तो जैसे ये क्रोमोसोम है, इसका जो छोटा आर्म होता है ना, ये जो इसे बोलते हैं पी आर्म, और इसे बोलते हैं जो लंबा है नीचे उसे क्यू आर्म। तो पी आर्म एंड क्यू आर्म। अब हमें किसी जीन का नाम देना है, मान लो इस बैंड का हमें नाम देना है। तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सेंट्रोमियर से। तो आप देखेंगे पहला ये 1, फिर 2, फिर ऊपर 3। ठीक है। अब हमारा बैंड किस रीजन में? सेकेंड में। ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे, क्रोमोसोम नंबर क्या है? 3। तो क्या बोलेंगे हम? 3 आगे लिखेंगे, 3 पी लिखेंगे क्योंकि पी पर है, पी आर्म पर है। फिर 22 क्या है? सॉरी 22 कह रहा हूँ। फिर 2 बताता है बैंड, कि देखो ये सेकंड बैंड, यानी ये फर्स्ट बैंड थी, ये सेकंड बैंड। और अब सेकंड बैंड को भी अगर हम 2 पार्ट करें, इसको भी तोड़ें तो ये इसमें टूट जाएगा। देखो इसमें 2 बैंड बन गए, 1 और 2। फिर इस ऊपर वाले को भी हम तोड़ें तो इसके भी 2 पार्ट बन जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसमें पहले से एक्सप्लेन हुआ है। तो ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है इसको आप लिखेंगे 3p22.1। तो 3 यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 3, पी यहाँ पर पी आर्म, 2 यहाँ पर बैंड 2, बैंड 2 में भी सब बैंड 2, और पॉइंट के बाद जो 1 है वो है सब बैंड। ठीक है। तो इससे हम जीन का लोकेशन पता लगा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ हम देखेंगे कि हम क्रोमोसोम की बेंडिंग करते कैसे हैं, हम कैसे प्रैक्टिकली उसको करेंगे। तो प्रैक्टिकली करने के लिए हमने अपने आर्म से एक 5 ml का ब्लड निकाला। ब्लड में हमने फाइटोहीमोग्लूटिनिन ऐड कर दिया। फाइटोहीमोग्लूटिन क्या करता है? WBC जो होती है उनको प्रोलिफरेट, उनकी ग्रोथ कराता है। अब आप बोलेंगे कि WBC क्यों करा रहा है, रेड ब्लड सेल की क्यों नहीं करा रहा है? देखो रेड ब्लड सेल की हमें ज़रूरत नहीं है। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें DNA नहीं होता। तो उसमें DNA नहीं होता, WBC में DNA रहता है, इसलिए उसे हम प्रोलिफरेट कराते हैं। उसके बाद 3 दिन के लिए हमने कल्चर करा 37 डिग्री सेल्सियस पर। फिर हमने इसमें कोलचिसिन ऐड कर दिया। कोलचिसिन क्या करता है? ये स्पिंडल फाइबर को ब्रेक कर देता है, जिससे कि
क्रोमोसोम मेटाफेज स्टेज में ही स्टिक कर जाते हैं। ठीक है, फिर हमने इस पर हाइपोटोनिक सेलाइन डाला। हाइपोटोनिक सेलाइन से क्या होगा कि सेल हाइपोटोनिक है तो सेल का साइज बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, क्रोमोसोम डिस्पर्स हो जाएगा। फिर हमें सेल को फिक्स करना है। सेल को फिक्स करने के लिए मेथेनॉल यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने ये ग्लास की स्लाइड पर सेल्स को, यहाँ पर ब्लड को ऐसे डाल दिया। अब इसमें ट्रिप्सिन डालेंगे। ट्रिप्सिन क्या करता है, एंजाइम ये प्रोटीन को हटा देता है ताकि प्रोटीन हट जाए हमारे ब्लड में से और सिर्फ डीएनए आ जाए, यानी क्रोमोसोम बचे। फिर हम कौन सी डाई यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम जिम्सा कराएं तो अलग अलग डाई कर सकते हैं हम यूज़। अगर क्यू बेंडिंग है तो हम क्यूनाक्रीन यूज़ करेंगे डाई, अगर जी बेंडिंग है तो जिम्सा करेंगे। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हमने जिम्सा बेंडिंग करा। जिम्सा बेंडिंग क्या करेगा, फिर ये देखो पूरा कैरियोटाइप देगा, यानी क्रोमोसोम फिर विजुअलाइज हो जाएगा। जैसे यहाँ दिखाया क्रोमोसोम पूरा विजुअलाइज हो गया और उसका सारे क्रोमोसोम विजुअलाइज जाएंगे तो ये कैरियोटाइप दिखेगा। ये दिखा ना कैरियोटाइप, सारे क्रोमोसोम विजुअलाइज हो गए, पूरा कैरियोटाइप आ गया कंप्लीट सेट का। दिस इज़ हाउ वी परफॉर्म दी बेंडिंग। ये जनरल था, अब मैं एक एक से सारी बेंडिंग आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले देखेंगे कि हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन क्या होता है। हेटेरोक्रोमेटिन यानी टाइटली पैक रीजन ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पर डीएनए हाईली कंडेंस है। ठीक है, और हेटेरोक्रोमेटिन ज़्यादातर 80 बॉन्ड्स का बना होता है और 80 बॉन्ड्स में सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो कि टाइटली पैक होते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन डीएनए भी 2 टाइप का होता है, फैकल्टेटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। अब फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन, इसमें है ना डीएनए वापस लौट भी सकता है, यानी हेटेरोक्रोमेटिन है लूज टाइटली पैक्ड है लेकिन बाद में लूजन भी हो सकता है, उसको बाद में प्रोटीन इससे बन सकता है। लेकिन जैसे बार बॉडी है वो भी फैकल्टेटिव था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूटिव जो होता है वो हमेशा टाइटली बाइंड रहता है और लूज़ नहीं होता, जैसे सेंट्रोमियर और टीलोमियर है। तो कॉन्स्टिट्यूटिव ज़्यादातर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। फिर बात करेंगे यूक्रोमेटिन की, तो यूक्रोमेटिन में डीएनए लूजली पैक रहता है, जीसी बेस पेयर का बना होता है, मतलब होता तो 80 भी है लेकिन ज़्यादातर जीसी रहता है। जीसी पेयर में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, सो नाउ हम देखेंगे, अब असल में हम जी बेंडिंग पर आएंगे। जी बेंडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम जिम्सा डाई यूज़ करते हैं, जिम्सा स्टैन। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि क्रोमोसोम को इसमें हम पहले ट्रिप्सिन से ट्रीट करते हैं ताकि प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाए और उसके बाद डीएनए एक्सेसिबल हो जाए। फिर हम उसे जिम्सा स्टैन डालते हैं। जिम्सा स्टैन क्या करता है, इसकी जो एफिनिटी होती है वो 80 बॉन्ड्स से होता है, तो 80 बॉन्ड्स यानी हेटेरोक्रोमेटिक रीजन, तो 80 बॉन्ड्स से ये जिम्सा स्टैन बाइंड होगा और तो हेटेरोक्रोमेटिक रीजन ही डार्क बैंड बनाएगा, है ना। अब जिम्सा डाई किस चीज़ का बना होता है, ये बना होता है, अब ये सीईटी में मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में जाएगा, गेट बी में ज़रूर जाता है। तो जैसे जिम्सा डाई जो है वो अजूरा बी, योसिन एंड मिथाइलिन ब्लू, इनका याद रखना है, इन 3 से बना होता है। इसमें जो अजूरा डाई है वो मैन होता है, यही जो अजूरा डाई है जिम्सा की वही 80 बॉन्ड से बाइंड करता है और बाद में ये 80 बॉन्ड से बाइंड कर जाएगा और योसिन और मिथाइलिन ब्लू उस रीजन में कलर दे देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड जो स्टैनिंग है उसने सारे क्रोमोसोम को एक जैसा स्टैंड कर दिया, इसमें पता नहीं लग रहा हेटेरोक्रोमेटिक रीजन कौन सा है, यूक्रोमेटिक रीजन कौन सा है। और जी बैंड देखें तो जी बैंड में देखेंगे आप कि जो हेटेरोक्रोमेटिक रीजन है वो डार्कली स्टैंड है ना, और जो यूक्रोमेटिन है वो लाइटली स्टैंड है। सो आई होप द जी बैंडिंग इज क्लियर नाउ। नाउ वी विल मूव टू द आर बैंडिंग एंड तो जी बैंडिंग के बाद देखेंगे आर बैंडिंग। तो आर बैंडिंग में को हम बोलते हैं रिवर्स बैंडिंग, क्योंकि जनरली बाकी बैंडिंग में हम हेटेरोक्रोमेटिन रीजन को डार्क स्टैन करते हैं, डार्क स्टैन वो हो जाते हैं, लेकिन इसमें लाइट जो यूक्रोमेटिक रीजन है वो लाइटली डार्कली स्टैन होता है, उल्टा होता है, इसलिए इसे रिवर्स स्टैन बोलते हैं। तो ये उल्टा हो कैसे जाता है, उसका रीज़न ये है कि क्रोमोसोम को पहले हम हीट से डीनेचर कर देते हैं। डीनेचर का मतलब है कि उसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देते हैं। कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड, हीट देंगे तो सबसे जिन बेस पेयर के बीच में कम हाइड्रोजन बॉन्डों के ऊपर टूटेगा, तो हम जानते हैं कि 80 बॉन्ड्स को ये तोड़ता है, क्योंकि 80 बॉन्ड्स में सिर्फ 2 ही H बॉन्ड होते हैं। तो 80 बॉन्ड्स टूटने लगते हैं, GC बॉन्ड बचे रह जाते हैं। तो अब जिम्सा स्टैन डालते हैं हम इसमें, तो जिम्सा स्टैन इसमें भी डालते हैं ना, जिम्सा स्टैन डालेंगे तो अब क्योंकि मेजॉरिटी बॉन्ड में GC है तो GC ही स्टैन होगा। तो डार्कली कौन दिखेगा, डार्कली रीजन
डार्क बैंड कहाँ बनेगी, जीसी बॉन्ड में ही बनेगी, और जीसी बॉन्ड मतलब हेटेरोक्रोमेटिक रीजन में बनेगी, है ना। सॉरी, जीसी बॉन्ड्स में ये हेटेरोक्रोमेटिक गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर आएगा यूक्रोमेटिक रीजन, सॉरी, ठीक है। तो इसमें जीसी बॉन्ड मतलब यूक्रोमेटिक रीजन, तो यूक्रोमेटिक रीजन जो होता है वो इसमें डायरेक्टली स्टैंड होता है, इसीलिए इसे हम रिवर्स कह रहे हैं, क्योंकि जी बेंडिंग में हेटेरोक्रोमेटिक रीजन डायरेक्टली स्टैंड था, इसमें यूक्रोमेटिक है, ठीक है। तो यही इसलिए ये उल्टा है उसका, इसीलिए इसको आर बेंडिंग कहते हैं। तो आप देखेंगे ये देखो जी बेंडिंग का ये डायग्राम है, और ये सेकंड वाला जो पीला दिख रहा है वो आर बेंडिंग का है। अब इसमें देखेंगे जहाँ पर इसमें ब्लैक है, जहाँ डायरेक्टली स्टैंड है, इसमें यहाँ पीला है यानी लाइट है, इसमें जहाँ लाइट है वाइट कलर में वहाँ ब्लैक है, तो एक दूसरे के रिवर्स है, इसलिए इसको आर बेंडिंग कहते हैं। ध्यान रखना, थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा, और इससे अच्छा मतलब बहुत अच्छे से मैंने इसको बनाया है, क्लियर हो जाएगा आपका। फिर देखते हैं सी बेंडिंग। सी बेंडिंग होता है, मोस्टली हम सी बेंडिंग को कह सकते हैं, ये सेंट्रोमेरिक बेंडिंग होता है, यानी क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर को, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के जो बीच का पार्ट है उसको डायरेक्टली स्टैंड कर रहा है आज, तो सेंट्रोमेरिक बेंडिंग इसको बोलते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम डीनेचर पहले करते हैं, लेकिन इसमें हम बेरियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं, ध्यान रखना, बेरियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग डीनेचरिंग एजेंट होता है, ये सिर्फ 80 बॉन्ड्स को ही नहीं तोड़ता, बल्कि ये फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन के बॉन्ड्स को भी तोड़ने लगता है। तो अगर फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन को भी तोड़ेगा तो बचेगा कौन सा, मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन बचेगा, जिसमें आता है सेंट्रोमियर। तो इसीलिए बाकी सारे टूटे आते हैं, तो बचता है सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर ही डायरेक्टली स्टैंड हो जाएगा, तो जीम सा स्टैंड सेंट्रोमियर को डायरेक्टली स्टैंड कर देता है। फिर आता है नोर या एन बेंडिंग। अब नोर बेंडिंग से पहले हम जानेंगे कि नोर होता क्या है। तो नोर का मतलब है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ये क्रोमोसोम के पर एक स्पेसिफिक रीजन होता है, यानी एनओआर जो नोर रीजन है क्रोमोसोम का, वो रीजन होता है जिसमें ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो कि राइबोसोम के आरएनए बनाता है, यानी आरआरएनए बनाता है, ठीक है। तो नोर वो रीजन होता है। अब नोर जो होता है ना, ये क्रोमोसोम का मैंने बता दिया वो रीजन है जो आरआरएनए बनाता है, लेकिन हर क्रोमोसोम में नोर नहीं पाया जाता। कौन से क्रोमोसोम में पाया जाता है, 13, 14, 15, 21, 22 इन क्रोमोसोम में नोर रीजन पाया जाता है। तो सिर्फ इन्हीं पर डायरेक्टली स्टैंड देखा जाता है, और इसमें स्टैनिंग में जीमसा यूज़ नहीं होता, इसमें स्टैनिंग में सिल्वर नाइट्रेट यूज़ होता है, इसलिए इसे सिल्वर बेंडिंग भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि एन बेंडिंग यानी सिल्वर बेंडिंग ये नोर रीजन को करता है, और नोर रीजन हर क्रोमोसोम में नहीं पाया जाता, कुछ ही क्रोमोसोम में पाया जाता है। फिर जो हमारा आता है क्यू बेंडिंग। क्यू बेंडिंग यानी कि क्यू फॉर क्यूनाक्रीन, इसमें एक डाई यूज़ होती है क्यूनाक्रीन मस्टर्ड। तो क्यूनाक्रीन एक फ्लोरेसेंट डाई होती है, ठीक है, वो जो है ना उससे हम करवाते हैं डाई। तो ये क्या करता है, क्यूनाक्रीन बेंडिंग एक फ्लोरेसेंट डाई है, तो ये इसकी एफिनिटी भी 80 बॉन्ड से ज़्यादा होती है। तो 80 बॉन्ड को ये स्टैंड करेगा, और 80 बॉन्ड क्या करेंगे, फ्लोरेसेंस देंगे, चमकेंगे। तो देखो आप ये क्रोमोसोम देख रहे हैं हरे हरे, ये चमक रहे हैं, फ्लोरेसेंस। ये फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं देखे जा सकते। तो इसे तो हम ये क्रोमोसोम पर ये लगा देते हैं, उसके बाद हम यूवी लाइट से उसको सब्जेक्ट करते हैं, यूवी लाइट डालते हैं क्रोमोसोम पर, तो वो इस तरीके से हरा हरा दिखने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हेटेरोक्रोमेटिक रीजन यानी 80 बॉन्ड्स ही डायरेक्टली स्टैंड होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ बेंडिंग, कि क्रोमोसोम बेंडिंग की एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, हम पहचानेंगे क्रोमोसोम को कि भाई कौन सा क्रोमोसोम कौन सा है, तो कैरोटाइप पूरा हम बता सकते हैं इससे, ठीक है। फिर आता है एबनॉर्मेलिटी डिटेक्शन, अगर कोई क्रोमोसोम में डिलीशन हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, तो वो भी हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, डिफरेंट स्पीसीज़ के हम कैरोटाइप देख सकते हैं, तो उनके स्पीसीज रिलेशनशिप देख सकते हैं। चौथा, जीन मैपिंग, हम जीन की लोकेशन इससे बता सकते हैं। पाँचवा, प्रीनेटल डायग्नोसिस, कोई छोटा सा बच्चा है या अभी होने वाला है, तो उसमें ही हम उसके क्रोमोसोम देख सकते हैं कि उसको डाउन सिंड्रोम है, टर्नर है, क्लाइनेफेल्टर, ये सिंड्रोम्स उसमें पहले से ही देखे जा सकते हैं उसके कैरोटाइप को चेक करके। फिर कैंसर वगैरह भी हम देख सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी बेंडिंग्स। अब पाथफाइंडर में आप पढ़ेंगे बेंडिंग तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पाथफाइंडर का ही पेज था, तो ये जो टेबल है, ये सारी टेबल आपको देख लेनी है एक बार, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैंने पूरा आपको बता दिया। तो इससे आपका सारा कवर हो गया, गेट भी कवर हो गया, और CUET PG भी कवर हो गया। तो बहुत मेहनत से बनाया है, तो प्लीज़ इसको
लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा और शेयर करना, और मैं इसको प्लेलिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, सो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।